हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो आज इसका पार्ट सेकंड है जिसमें मैं डेराइव कराऊंगी फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप इससे पहले इस पार्ट को देखने से पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स पार्ट 1 जिसका टाइटल है। ठीक है, तो आप उसको देखें, देन आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, इसमें भी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल के बताऊंगी, देन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मैं थर्ड पार्ट में निकालूंगी। तो ये 3 पार्ट में पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप तीनों पार्ट देखें तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल के सेल्स। मान लीजिए हमारे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं या पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पार्टिकल्स हैं विच आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्मॉल के सेल्स, जिन्हें हमने क्या किया हुआ है, स्मॉल के सेल्स मतलब के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, सच दैट एनर्जी लेवल्स, सेल्स बोल लें आप या एनर्जी लेवल्स बोल लें। ठीक है, तो एन पार्टिकल्स को हमने के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपको ये पता होगा, इससे पहले भी मैंने ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन का जो केस होता है कि किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकल्स को। तो ये आपको डायरेक्टली इसमें नहीं समझ में आएगा। पहले की जो टॉपिक्स हैं आप जब उन्हें अच्छे से पढ़े होंगे तब आपको ये और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमने एन पार्टिकल्स हैं, हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें हमने के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। द पार्टिकल्स आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन एनी मेटल। जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हैं। जैसे किसी मेटल के अंदर आप जानते हैं, किसी मेटल, कोई भी मेटल है तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हमेशा फ्रीली मूव कर सकता है पूरे एटम के अंदर। ठीक है, तो उसी तरह से मेटल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे अगर मेटल हैं तो उनके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं जो फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो उसी तरह मेटल, जिस तरह से किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह के हमने पार्टिकल्स लिए हुए हैं जिन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंटरिंग इन सक्सेसिव सेल्स आर N1 N2 N3 एंड Nk। मान लीजिए पहली सेल में जाने वाले पार्टिकल्स N1 हैं, दूसरी सेल में N2 पार्टिकल्स जा रहे हैं, तीसरी सेल में N3, इस तरह से के सेल तक, केवीं सेल में हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो एन के पार्टिकल जा रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन जो हैं वो 100 है। ठीक है, तो 100 में मान लीजिए पहले जो 5 पार्टिकल हैं वो सेल वन में चले गए, दूसरे 5 पार्टिकल सेल 2 में चले गए, तीसरे 5 पार्टिकल सेल 3 में चले गए, या 5 नहीं 10 पार्टिकल, तीसरे 10 पार्टिकल हमारे क्या हो, सेल 3 में चले गए। तो इस तरह से क्या है, मान लीजिए अलग अलग पार्टिकल्स क्या हैं, कुछ कुछ पार्टिकल्स अलग अलग सेल्स में इंटर कर रहे हैं। तो मान लीजिए N1 N2 N3 N4 N5 Nk तक हमारे पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग सक्सेसिव सेल्स में इंटर कर रहे हैं, मतलब पहली सेल में, दूसरी सेल में, तीसरी सेल में। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए N1 पार्टिकल पहली सेल में, N2 पार्टिकल दूसरी सेल में, N3 पार्टिकल तीसरी सेल में इंटर कर रहा है विद एनर्जी ε1 ε2 ε3 एंड ε k एंड सो ऑन ε k। तो इनकी जो एनर्जी है N1 पार्टिकल्स में, N1 पार्टिकल जो हमारे एंटर कर रहे हैं सेल 1 में, उनकी एनर्जी ε1 है, फिर दूसरे की एनर्जी ε2, इस तरह से एनर्जी है ε k तक। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी हो गई रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है जब हम n पार्टिकल्स का, मान लीजिए n जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जब हम n पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, और के सेल्स में जब n पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें 2 कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन सी 2 कंस्ट्रेंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। कंस्ट्रेंट्स के बारे में मैं आपको पहले ही बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए जब भी हम पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मान लीजिए n पार्टिकल्स थे हमारे, उन्हें हमने के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें 2 कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या होती हैं कि N1 + N2 + N3 मतलब अलग अलग सेल्स में जाने वाले जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो टोटल है वो n के बराबर है। ठीक है, N1 + N2 + N3 n के क्या होगा, n के बराबर होगा, जो कि एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्या मतलब है कि मतलब मान लीजिए पहली सेल में जो N1 पार्टिकल्स हैं वो 5 हैं, दूसरा जो N2 पार्टिकल्स की वैल्यू मान लीजिए 10 है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 100 हैं। मान लीजिए इसमें 10 हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 15 है, इस तरह से होकर 100 टोटल है। तो ये जो N1 N2 N3 की वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, बट जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे सेम ही होंगे। मान लीजिए N1 पहले 5 था, अब मान लीजिए N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे 10 हैं, दूसरा N2 7 हो गया। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे हम देखिए समेशन ऑफ i एन आई इज इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं। एन आई N1 N2 i इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर n के तक समेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया n
इज इक्वल टू n, जो कि कांस्टेंट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है हमारी, देखिए सेकेंड कंस्ट्रेंट है कि n1 पार्टिकल्स की एनर्जी एप्सिलॉन 1, n2 पार्टिकल्स की एप्सिलॉन 1, इसी तरह से n के पार्टिकल की एप्सिलॉन k, तो सारे का समेशन टोटल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, n1 जितने भी पार्टिकल होंगे अगर उनसे एनर्जी की, प्रत्येक पार्टिकल की जो एनर्जी है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एनर्जी आ जाएगी हमारी, और जो टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो हम इसे किस तरह से लिखते हैं समेशन के फॉर्म में, समेशन ऑफ आई एन आई एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू ई कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 2 3 4। ठीक है, चाहे आई एन आई का हो या एप्सिलॉन आई का, तो इस तरह से हमारा ई कांस्टेंट हो गया। तो ये हो गई हमारी दो कंस्ट्रेंट। अगर हम एन पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं के सेल्स में तो ये दो कंस्ट्रेंट्स या दो कंडीशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट द डीजेनरेसीज ऑफ सक्सेसिव सेल्स आर G1 G2 G3 JK। अब मान लीजिए ये जो सक्सेसिव सेल्स है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, उनकी डीजेनरेसीज हैं G1 G2 G3 JK। डीजेनरेसीज क्या होती है मैंने बताया, डीजेनरेसीज क्या होती है, मान लीजिए आपके पास n1 पार्टिकल जो थे वो पहली सेल में जा रहे थे, n2 पार्टिकल दूसरी सेल में, n3 पार्टिकल तीसरी सेल में। ठीक है, तो जो n1 पार्टिकल हैं, मान लीजिए वो 5 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, वो पहली सेल में गए, पहली सेल में मान लीजिए 5 पार्टिकल्स को बैठने के लिए 5 कुर्सियां हैं। ठीक है, जो कुर्सियां हैं, जो जगहें हैं इन 5 पार्टिकल्स को बैठने की, उन्हें बोलते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, मान लीजिए दूसरे जो n2 पार्टिकल हैं वो दूसरी सेल में गए, तो दूसरी सेल में है 6 कुर्सियाँ और पार्टिकल हैं हमारे 5, तो 5 पार्टिकल 6 कुर्सियों में 5 पे बैठ जाएंगे, एक कुर्सी बचेगी, तो कितनी जगह हैं, टोटल जगहें हैं हमारी 6, तो उन्हें बोलते हैं डीजेनरेसी। ठीक है, तो जो n1 पार्टिकल्स हैं वो पहली सेल में जाएंगे जिनकी डीजेनरेसी क्या होगी G1, दूसरे पार्टिकल दूसरी सेल में जाएंगे मतलब n2 पार्टिकल दूसरी सेल में जाएंगे जिनकी डीजेनरेसी है G2, इस तरह से GK तक हमारी डीजेनरेसीज हैं रिस्पेक्टिवली। देन द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू इंटर n1 पार्टिकल्स इन सेल 1। अब हम फेवरेबल वेज निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, जबकि n1 पार्टिकल्स किस में इंटर कर रहे हैं, सेल 1 में। ठीक है, n1 पार्टिकल्स हमारे सेल 1 में इंटर कर रहे हैं विद डीजेनरेसी G1 और इनकी डीजेनरेसी क्या है, G1 है, तो क्या आएगा हमारा G1CN1। ठीक है, क्योंकि n1 पार्टिकल्स एंटर कर रहे हैं सेल 1 में और उनकी डीजेनरेसी कितनी है, G1 है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल G1 अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल G1 माइनस N1, यही होता है। ये ऊपर वाला आता है फैक्टोरियल के फॉर्म में, फिर नीचे जो होता है नीचे आता है ये फैक्टोरियल के फॉर्म में, फिर जो और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है G1 माइनस N1 फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। ठीक है, दो कंस्ट्रेंट हो गई हमारी और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू इंटर n2 पार्टिकल्स इन सेल 2। अब हमने n1 पार्टिकल का निकालिए, मान लीजिए n2 पार्टिकल सेल 2 में हमारे इंटर कर रहे हैं और जिनकी डीजेनरेसी क्या है, G2 है। ठीक है, G2 है तो विल बी, तो फेवरेबल वेज अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, जैसे हम निकाला G1CN1 वैसे ही अब G2 में इंटर कर रहे हैं, n2 पार्टिकल्स सेल 2 में इंटर कर रहे हैं जिसकी डीजेनरेसी G2 है, तो G2CN2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे जब हमने लिखा तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल G2 अपॉन फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल G2 माइनस N2। ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। इसी तरह से अगर हम निकालें कि मान लीजिए n3 पार्टिकल्स डीजेनरेसी G3, n3 पार्टिकल्स क्या है, सेल 3 में इंटर कर रहे हैं विद डीजेनरेसी कितनी है, G3, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, G3CN3, इस तरह से G4CN4, तो इस तरह से हम कह सकते हैं डैश डैश डैश। ठीक है, द नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू इंटर एन के पार्टिकल इन सेल के, तो डायरेक्टली हमने क्या एन के पार्टिकल्स के लिए निकाल लिया। ठीक है, मान लीजिए एन के पार्टिकल्स हैं जो के सेल में जा रहे हैं जिनकी डीजेनरेसी GK है, तो क्या करेंगे GKCN के, जैसे G1CN1 G2CN2 G3CN3 उसी तरह से GKCN के। अब इन्हें कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल GK अपॉन फैक्टोरियल NK फैक्टोरियल GK माइनस NK। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 5। तो सबके निकला है हमारे फेवरेबल वेज। अगर हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज निकालेंगे तो हमारे अलग अलग फेवरेबल वेज निकल के आए। ठीक है, अलग अलग, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज निकालें तो इंटर सेल n पार्टिकल्स इन के सेल विल बी, सो द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज टू इंटर सेल n पार्टिकल्स टू इंटर, थोड़ा गलत लिखा हुआ है ये n पार्टिकल्स इन के सेल्स विल बी। अगर मान लीजिए हमने टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज निकाले जबकि n पार्टिकल्स क्या हैं, के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। मान लीजिए हमने n पार्टिकल को के सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज हो जाएंगे, पहले मतलब पहला पार्टिकल जब हमारा किस में
पहली सेल में गया था N1 पार्टिकल पहली सेल में गए थे विद डीजेनरेसी G1। जब N2 पार्टिकल्स हमारे दूसरी सेल में गए थे विद डीजेनरेसी G2, तो ये आया था हमारा, फिर G2 का ये आया था। इस तरह से हमारा डैश 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 यहाँ तक आया था, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, हमने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम ऐसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे हम समेशन के साइन को समेशन सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के साइन को हम इस तरह से पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं G1 G2 G3 Gn Gk तक है, तो हमारा फैक्टोरियल Gi, वेयर i की वैल्यू क्या होगी 1 से लेकर k तक, ठीक है, 1 to k अपॉन फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल N2 फैक्टोरियल N3 फैक्टोरियल Nk तक है, तो इसे फैक्टोरियल Ni G1 माइनस N1 G2 माइनस N2, तो Gi माइनस Ni कर दिया, ठीक है। तो इसे हमने मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़, तो प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल वेज के प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ फेवरेबल वेज हम निकाल चुके हैं और हमें निकालना प्रोबेबिलिटी है, तो हम नंबर ऑफ फेवरेबल वेज को प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल कर देंगे। देखिए हमने नंबर ऑफ फेवरेबल वेज जो पीछे निकाला हुआ है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल हो गया। अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, तो P इज इक्वल टू C इंटू, मान लीजिए कांस्टेंट C है हमारा, ठीक है, तो इंटू ये हमारी प्रोबेबिलिटी, तो ये निकल आई हमारी, क्या निकल आया, हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी हमारी ये निकल आई, ठीक है। तो आज हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी निकालिए। अब Ni की वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन सी सेल में कितने पार्टिकल्स एंटर करेंगे, ये कैसे निकालेंगे फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स के अंतर्गत, ये हम आपको थर्ड पार्ट में बताएंगे, ठीक है। तो वो हमारा लास्ट पार्ट होगा। तो आप प्रोबेबिलिटी आप समझ गए होंगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। इसके बाद की जो पार्ट है बचा हुआ इसका डेरिवेशन है, मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी देख सकें, ठीक है। तो ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और आगे की वीडियो आप देखना हो थर्ड पार्ट ज़रूर देखिएगा, तो आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।